नमस्कार, सुप्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभ मिश्रा। आपके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी मंत्रियों को एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में ये कहा गया है कि सभी मंत्री 14 और 15 सितंबर को अपने अपने प्रभारी जिलों का दौरा करें, बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि से संबंधित हालात का जायजा ले और अधिकारियों के साथ बैठक करें। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपे। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मंत्रियों को आदेश जारी कर दिया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मरगूब, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार मंत्रियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगे की रणनीति क्या कुछ है बिहार सरकार की? देखिए, पूरी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आपको पता होगा, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग 8 घंटे चली थी। वो मीटिंग बाढ़, ओलावृष्टि और सूखे के लेकर की हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ सभी विभाग के मंत्री और सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। उस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। उसी मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया था कि जिस जिले के जो मंत्री प्रभारी हैं वहां का वो दौरा करें और दौरा करने के बाद अपने स्तर से जाकर के पूरे मामले को देखें और अधिकारियों के साथ बैठक करके फीडबैक लें, रिपोर्ट लें और फिर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजें। उसी के आलोक में कल रात कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक आदेश जारी किया सभी मंत्री को। 14 और 15 सितंबर को 2 दिनों का इन लोगों का दौरा है। सभी मंत्री अपने अपने जिला में जाएंगे, वहां के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, वहां के कृषि पदाधिकारी के साथ स्थल का निरीक्षण करेंगे, बांध का निरीक्षण करेंगे, सड़क का निरीक्षण करेंगे और एक मीटिंग करने के बाद पूरी रिपोर्ट लाने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को देंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी उन सभी मंत्रियों की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री की अगली बैठक में रखेंगे और पूरी विस्तृत बैठक होने के बाद राज्य सरकार अपनी ओर से राहत पैकेज का ऐलान करेगी। तो ये बड़ी बात है। ये अपने आप में ये पहली बार साझ हो रहा है बिहार में कि एक साथ 2 दिनों का दौरा मंत्रियों का कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि आप जाकर के जिला का दौरा करें। तो फिलहाल 14-15 सितंबर को सभी मंत्री जो मंत्री हैं वो अपने अपने जिले में रहेंगे और वहां अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को लाकर देंगे। मरगूब, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। तो जिस तरीके से मंत्रियों को लेकर ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं कि आने वाले वक्त में अपने अपने जिलों का दौरा करें और दौरा कर जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपी जाए, आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी जाए। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने मंत्री और विधायकों के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में निर्वाचन आयोग ने मंत्री और विधायकों को चुनाव वाले क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कई तरीके के आदेश जारी किए हैं। किन परिस्थितियों में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा, उन परिस्थितियों के भी बारे में बताया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, क्या कुछ दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं, खास करके आचार संहिता का उल्लंघन किन किन मामलों में नहीं होगा, इसकी जानकारी दें। तो बता दें कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लंबे अरसे से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थी, खास करके अगर इस कोरोना का कहर और साथ ही साथ बाढ़ के कैलेंडर को देखते हुए इस बार बिहार में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पहली दफे ऐसा होगा जब ईवीएम के माध्यम से बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और इसी के साथ अब जब अधिसूचना जारी की जा चुकी है, तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्ती बरती जा रही है और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर किन किन परिस्थितियों में ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा, इन बातों को लेकर विशेष जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई है। कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी होगी, किन परिस्थितियों में आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे, उन परिस्थितियों को लेकर खास तौर पर जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि किसी भी प्रत्याशी को किसी भी राजनीतिक दल का झंडा
सिंबल इस्तेमाल करने पर मनाही है। इसके अलावा किसी भी प्रत्याशी के घर से 50 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह का बूथ का निर्माण नहीं कराया जाएगा। ये तमाम जानकारी है। फिलहाल खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव के पंचायत चुनाव को लेकर रुपए बांटे जाने के सवाल पर आयोग का बड़ा बयान आया है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव मुकेश सिन्हा ने कहा कि पंचायत चुनाव में पैसे बांटने की शिकायत मिलने पर आयोग संज्ञान में लेगा। साथ ही मामले के संबंधित जिलाधिकारी से जांच कराई जाएगी। जांच के बाद देखा जाएगा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है या नहीं। दरअसल जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ये आरोप लगाया और उन्होंने आयोग को शिकायत कर चिट्ठी भी भेजी है। बता दें कि कल तेजस्वी यादव गोपालगंज से जब लौट रहे थे तो उस रास्ते में ही उन्होंने कुछ महिलाओं को 500-500 रुपए के नोट बांटे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और उसी वीडियो को साझा करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज भी कसा था और एक चिट्ठी अब आयोग को लिखी गई है ताकि आगे की कार्रवाई इस पर की जा सके। और झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने के मुद्दे को लेकर बुधवार को प्रदेश भाजपा ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी। इस दौरान जगन्नाथपुर मंदिर के पास बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज की इस घटना में कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें लगी थी। इस दौरान पार्टी की कई महिला कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई और अब इस मामले में पुलिस ने रांची के सांसद संजय सेठ सहित 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार जिन लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है उनमें रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, अमरदीप यादव, प्रतुल नाथ शाहदेव, सुजान मुंडा, बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष आरती कुजूर सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक धुरवा थाने में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज कराए गए मामले में सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट कर जख्मी करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने, भीड़ लगाने का आरोप लगाए गए हैं। दर्ज मामले के आधार पर पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान बीजेपी विधायक अमर बाउरी भी उनके साथ रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अमर बाउरी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने विधानसभा घेराव में हुए लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर कार्रवाई की गई है, जानबूझकर प्री प्लानिंग के तहत लाठी चार्ज की गई। वहीं उन्होंने विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित होने पर कहा कि संघर्ष का दूसरा नाम बीजेपी है। सरकार को मजबूत होकर जांच कमेटी बनानी पड़ी। मुश्किल से फ्यू सेकंड तकरार चल रहा है उसी के बीच में। इसको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। अब उसने सब्र को खोया और तुरंत जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज की गई, टारगेटेड लाठीचार्ज, हमारा बाबूलाल मराठी दोनों विधानसभा के भवन में इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक कक्ष आमंत्रित हुआ। और इधर बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो ने कभी भी दलितों और पिछड़ों की चिंता नहीं की और हमेशा उन्हें अपना वोट बैंक समझा है। उनको बराबर अपमानित करने का कांग्रेस की मानसिकता रही है और ये दलित वर्ग, जो अनुसूचित वर्ग है, उसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझ करके उन्होंने कभी भी उनके उन्नयन के, उनके संवर्धन का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वो अपने पैरों की जूती बांध करके रखा और उनको अपने अनुयायी और ऐसा एक वर्ग जो सिर्फ वोट बैंक तक ही रह जाए, वो कभी आगे नहीं बढ़े, कभी उनमें नेतृत्व पैदा नहीं हो, ऐसी मानसिकता के साथ उनके मनोबल को तोड़ने वाला रहा।
वहीं बागमारा धनबाद जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने एक युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल इस युवक से पूछताछ चल रही है। वहीं धनबाद जज मौत मामले में सुराग देने वालों को अब 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। इस मामले में सीबीआई ने एक पोस्टर चिपकाया है। उधर शुक्रवार को सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम बरोरा थाना इलाके के लेडी डूमर पहुंची। यहां से उसने विक्रम सिंह नाम के एक युवक से पूछताछ के लिए वो अपने साथ ले गए। बता दें कि इससे पहले धनबाद जज मौत मामले में दोनों आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को सीबीआई की टीम गुजरात ले गई थी, जहां ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के बाद दोबारा दोनों आरोपियों को धनबाद की अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। वहीं खबर बिहार के सियासी गलियारों से। रामविलास पासवान के बरसी कार्यक्रम में पशुपति कुमार पारस शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खुद पशुपति कुमार पारस ने दी है। बता दें कि 12 सितंबर को पटना में रामविलास पासवान का श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चिराग ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को निमंत्रण दिया है और निमंत्रण कार्ड में नाम भी छापा है। जी, मैं निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में जाऊंगा। पासवान जी हमारे बड़े भाई थे, मेरे आदर्श थे, मैं उनको भगवान मानता था और आज पासवान जी की ही कृपा है कि आप मुझको इस चेयर पर बैठे हुए देख रहे हैं, तो मैं उनका ऋणी हूँ। और हमारा और पासवान जी का तो खून का रिश्ता है। हम 3 भाई थे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज बड़े भैया नहीं रहे, छोटे भाई नहीं रहे, मैं अकेले हूँ। वो तो मेरा फंक्शन है, मेरे भाई का फंक्शन है। चिराग पासवान जी मुझको घर देते नहीं देते, घर पर आते नहीं आते, फिर भी मैं इस कार्यक्रम में जाता, मैं जाऊंगा। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने भारत फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 8 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 3 की तादाद में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना जिले के ताजपुर इलाके की है, जहां कंपनी के कर्मचारी यूनियन बैंक की शाखा में रुपए जमा करने पहुंचे ही थे कि हथियार से लैस अपराधियों ने कर्मी से 8 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। जिले में पिछले दिनों से बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते लोगों में खास नाराजगी है और पुलिस जांच की बात कह अपना पल्ला झाड़ लेती है। हम लोग गुजरी बाजार से पैसा लेकर के आ रहे थे अपने शाखा से यूनियन बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, जो कि एक मोटरसाइकिल मेरे यूनियन बैंक के जस्ट सामने एक पहले हमने गाड़ी के जो 10 चक्का उधर जाता और लगा देता है अपोजिट साइड, तो हम लोग जैसे उधर आते वो 10 चक्का के जस्ट सामने ही एक पल्सर पर 3 आदमी बैठे हुए थे, जो कि हम लोग को हथियार के बल से वो लगभग 8 लाख के करीब अमाउंट था जो कि छीन लिया। वहीं सरायकेला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान से नक्सलियों की झारखंड को थर्राने का प्लान पूरी तरह से विफल हो गया। 7 दिनों के अंदर सरायकेला पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश के जरिए बनाए गए विशेष अभियान टीम ने नक्सलियों के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फेर दिया, जहां 2 दिनों के अंदर दरभंगा ओपी क्षेत्र की निमड़ी पांडुब्रू और डोडरादा जाने वाले घने जंगल के कच्चे रास्ते में सुरक्षा बलों को जान और माल की क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के रमेश उर्फ आनंदा के जरिए 50 IEED बम प्लांट कर रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला अभियान एसपी पुरुषोत्तम कुमार और सीआरपीएफ के नीरज सिंह राठौर के साथ जिला पुलिस बल की टीम ने निमड़ी पांडुब्रू से कुदाहातू जाने वाले रास्ते से 3 से 5 किलोग्राम के 25 केन बम बरामद किए। वहीं रगुड़ी से ढोढरदा जाने वाले घने जंगलों से 2 से 3 किलोग्राम के 25 किलोमीटर पंप बरामद किए गए। अभियान के दौरान जब्त किए गए बमों को निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अनिल दा के दस्ते द्वारा तमाम बम प्लांट किए गए थे, जिसे समय रहते बरामद
बरामद कर नष्ट कर दिया गया। पूरे अभियान के दौरान अपनी जान को हथेली में रखकर बरामदगी करने वाले तीनों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी सरायकेला पुलिस अधीक्षक ने की है। सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की एक टीम सर्च ऑपरेशन पे मिली और कल 9 तारीख को भी सीरीज में आईडी एक सीरीज में 25 बम थे जो लगातार सीरीज में लगे हुए थे, जिनका वजन 3 से 5 किलो था। उसको डिटेक्ट किया गया और उसको सावधानीपूर्वक विनष्ट किया गया एक्सप्लोड करके। तो बता दें कि सुरक्षा बलों ने 50 आईडी बम बरामद किए हैं और एक बड़ी सफलता हासिल की है। नक्सलियों की तरफ से एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, एक नापाक साजिश को नाकाम पुलिस के द्वारा किया गया है। बता दें कि डोरदर्दा के घने जंगल में ये बम लगाया गया था, आईडी बम, और इसी को लेकर सुरक्षा बलों ने सभी बमों को निष्क्रिय किया। वहीं राज्य भर के नगर परिषद सफाई कर्मियों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पटना में कूड़े का अंबार लग गया है। आलम यह है कि शहर के कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। इसी बीच सफाई कर्मियों के संगठन और प्रशासन के बीच आज वार्ता होने वाली है। इस वार्ता से ये उम्मीद की जा रही है कि आज इस मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हालांकि सफाई कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं इस मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने कहा कि राज्य के नगर निकायों के सभी हड़ताल कर्मियों ने संकल्प लिया है कि जब तक दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण और आउटसोर्स हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आज की बैठक में नगर विकास के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी हिस्सा लेंगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौतम, क्या कुछ जानकारी है? इस बैठक में क्या फैसले लिए जा सकते हैं? कौन कौन इस बैठक में मौजूद होंगे और उसके अलावा शहर के क्या कुछ हालात हैं? पूरी जानकारी दे। देखिए, इस पूरे आज 5वां दिन है इस हड़ताल का और 5वें दिन भी जो है स्ट्राइक जारी है और 5 दिनों से पटना के सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। तो अभी पटना में 800 प्रतिदिन टन के करीब से अगर देखा जाए तो 3200 टन कचरा जो है पटना के सड़कों पर फेंका हुआ है। हाँ, जरूर ये बात है कि जो वीवीआईपी इलाके हैं या जो प्रमुख ऐसे जगह जहां पर बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट होते हैं, उन जगहों पर निगम की तरफ से साफ सफाई किया गया है और उन जगहों पर थोड़ी व्यवस्था ये दिख रही है। मगर पटना के गलियां जो है कूड़ों के अंबार से भर चुकी हैं। आज इन तमाम चीजों को लेकर जो है फैसला हो सकता है कि क्या पटना के लोग इसी स्थिति में आने वाले दिनों में रहेंगे या इसका समाधान नगर निगम की तरफ से तो नहीं निकला। इसको लेकर नगर विकास विभाग ने पहल किया और प्रधान सचिव नगर विकास विभाग आनंद किशोर की तरफ से आज बैठक बुलाई गई है। हड़ताल पर गए कर्मियों के द्वारा संघ की यह बैठक होगी और संघ के नेताओं की तरफ से यह फैसला लिया जाएगा कि आगे हड़ताल का क्या कुछ करना है, या तो हड़ताल को समाप्त करना, उनकी मांगों को पूरी की जाएगी, या तो उचित आश्वासन के बाद जो है कुछ दिन का समय दिया जाएगा उस मांगों को पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पिछले 5 दिनों से शहर की सफाई पर पूरी तरह लॉकडाउन लग चुका है। वो इसलिए क्योंकि निगर कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर है। पूरे 5 दिन बीत चुके हैं और आज इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित गादी कला गांव में शुक्रवार को नहाने के दौरान अलग अलग परिवार के 3 बच्चियां डैम में डूब गई, जिससे तीनों की मौत हो गई है। मृतकों में त्रिभुवन यादव की 17 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी, किशोर यादव की 17 वर्षीय पुत्री रेणु कुमारी और लक्ष्मण स्वर्णकार की 15 वर्षीय पुत्री मुनीता कुमारी है। घटना को लेकर बताया जाता है कि तीनों बच्चियां कर्मा पूजा के लिए बालू उठाने को लेकर गादी कला के ही केलूमारा डैम में नहाने गई थी और इसी दौरान एक के बाद एक तीनों डूबने लगी और मौके पर अन्य बच्चों ने शोर तो मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तीनों शव को बाहर निकाला।
कर्मा का बाल धराने का था जो इसमें जो हुआ कैसे लड़की लोग पूजा करने गई थी घाट पे, नहाने गई और कैसे वहाँ डूब गई। थाना अंतर्गत ग्राम गादी कला में सुबह लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कर्मा पूजा को लेकर बाल उठाने के क्रम में बच्ची डैम में नहाने गए थे, जिस क्रम में बच्ची फिसल कर डैम में डूब गई है, जिसके कारण डूब जाने से उसकी मृत्यु हुई है। सूचना पाकर सूचना का सत्यापन और आवश्यक क्रिया थे तो घटनास्थल पर प्रस्थान किए। घटनास्थल पहुंचने के पहले पता चला कि ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों को डैम से बरामद कर लिया गया है। उसको अग्रतर विधि समाहित। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर बेरमो की चंद्रपुरा पुलिस ने छापेमारी कर मकौली से लगभग 6 क्विंटल अवैध कोयला जब्त किया है। दरअसल चंद्रपुरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मकौली से लगभग 6 क्विंटल अवैध कोयला और पिकअप वैन को थाना प्रभारी दूलर चौड़े के नेतृत्व में जब्त कर लिया। वहीं बेगूसराय में 20 अगस्त से लापता व्यक्ति का बगीचे में लावारिस अवस्था में साइकिल और मोबाइल और एक नरमुंड मिलने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद ग्रामीणों ने लापता व्यक्ति के चचेरे दामाद को पकड़कर बंधक बना लिया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के बखडड्डा गांव की है। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने सड़क भी जाम किया। फिलहाल पुलिस लापता हरिराम शाह के दामाद को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। मटिहानी के बखंडा में 20/8/21 से हरिराम शाह नामक एक व्यक्ति मिसिंग था, जिसका मिसिंग कंप्लेंट भी है दर्ज। इस संबंध में आज कल 9 तारीख को एक राजीव शाह जो उसी का चचेरा बहनोई लगता है, उसको गांव के लोग पकड़ के रखे हुए थे और उनका कहना था कि एक बगीचा के ही पास हरिराम शाह का साइकिल और मोबाइल बरामद हुआ है और उसके साथ ही एक खोपड़ी भी बरामद हुआ है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर हथियार और नकदी के साथ कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंत कांत ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कुर्नी कांटी और जैतपुर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में गुप्त जानकारी के आधार पर छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 3,59,000 नकद के साथ 2 कार जब्त किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ के दौरान कई कांडों का खुलासा किया है। से स्प्रिट मंगाते हैं, इनका एक बड़ा ग्रुप है जो कि और भी अन्य लोग हैं जो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, इसके अलावा इसमें से एक व्यक्ति को मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा वैशाली में और दरभंगा में, ये सभी जगहों पे ये लोग स्प्रिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन लोग के खिलाफ पहले से कोई मतलब इन लोग के वहीं साहेबगंज में जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन जयंत सिंह पहुंचे। टर्मिनल को फंक्शनल मोड देने के लिए जहाज व्यवसायी सिंह वाहिनी ट्रांसपोर्ट कंपनी समेत अन्य व्यवसायियों के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दिल्ली के चेयरमैन ने बैठक की। 183 एकड़ में 292 करोड़ की लागत से बना टर्मिनल पिछले 2 वर्षों से हाथी का दांत बना हुआ है। सकरी गली समदा गंगा नदी पर बने मल्टी मॉडल टर्मिनल को फंक्शनल रूप देने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन जयंत सिंह साहेबगंज पहुंचे। वे यहां जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता के डायरेक्टर एल.के. रजक की मौजूदगी में क्षेत्र के जाने माने जहाज व्यवसाय सिंह वाहिनी ट्रांसपोर्ट के मेजर्स राजेश यादव के साथ बैठक कर बंदरगाह को सुचारू ढंग से संचालित करने पर विचार विमर्श किया। वहीं पलामू मनातू थाना प्रभारी की गाड़ी पर हमला में घायल हुए थाना प्रभारी पंकज कुमार समेत 4 जवान। हमले के दौरान पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने की कोशिश। ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी समझकर ये हमला किया। वन विभाग की गाड़ी ने ग्रामीण को मारी थी टक्कर। मनातू थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के पास ये पूरी वारदात हुई है।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रवण जुड़ चुके हैं। श्रवण, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार जवानों पर ही लोगों ने हमला किया है? तो बिल्कुल सुबह देखिए, ये घटना देर रात की है जब मनातू थाना प्रभारी डाल्टनगंज से पीड़िता का प्रशासक का बयान करा के कोर्ट से वापस अपने थाना लौट रहे थे। उसी दरमियान रास्ते में सिमरी गांव के पास कुछ ग्रामीणों ने उन पर अचानक हमला कर दिया, उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें मनातू थाना प्रभारी पंकज कुमार साथ 4 पुलिस के जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उनको गाड़ी पर हमला करने के बाद उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की, पास के जंगल में ले जाने की कोशिश की, उनका मोबाइल भी छीन लिया। ये पूरा घटना जब समझने की कोशिश की गई तो पता चला कि कुछ देर पहले उसी जगह पर वन विभाग की एक गाड़ी जो है वो एक ग्रामीण को टक्कर मार दी थी, जिसमें जो ग्रामीण था वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। और उसी घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने समझा कि वो जो गाड़ी आ रही है वन विभाग के पदाधिकारियों की गाड़ी है, और उसी को समझकर उन्होंने मनातू थाना की टीम पर हमला कर दिया। समेत कई लोग घायल है। फिलहाल पुलिस उस मौके पर अतिरिक्त बल बुलाया था और अतिरिक्त बल के बुलाने के बाद 3 ग्रामीणों को जो है वो पूछताछ की हिरासत में लिया, जिनसे पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।